डॉक्टर्स की सलाह और इसके बिना ये जंग वाकई नहीं जीती जा सकती। लेकिन एक बार फिर सुरों का आगाज करते हैं ताकि हम सब ये समझें कि इस बीमारी में पूरा देश एक साथ है। कविता कृष्णमूर्ति हमारे साथ हेल्थ गिरी अवार्ड्स के मंच पर जुड़ रही हैं और उनके साथ है हमारी सहयोगी श्वेता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल हर साल हम सफाईगिरी की बात करते हैं क्योंकि स्वच्छ भारत का अभियान है, लेकिन इस साल कोरोना का साल है, इसीलिए सफाईगिरी के साथ जुड़ जाती है स्वास्थ्यगिरी भी, हेल्थगिरी भी। और इस समय जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं इस सेशन के लिए, उनसे आपका परिचय कराते हुए हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जन्म का नाम शारदा था, यानी सरस्वती। अफसर बनना चाहती थी, ज्ञान था, लेकिन ज्ञान के साथ जो सुर थे, जो आवाज में मिश्री घुली हुई थी, उसकी वजह से कविताएं भी बही। उन्हें हमने कविता कृष्णमूर्ति के नाम से जाना। आज भी रची बसी हैं हम सब के दिलों में अपने गानों के जरिए। बहुत स्वागत है कविता जी आपका। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कविता जी, ये साल वैसे तो जिंदगी भर हम सेहत का बहुत महत्व समझते हैं अपनी जिंदगियों में, लेकिन ये साल खास करके अगर कोरोना के उस थ्रेट के साथ हम देखें, क्या स्वास्थ्य का एक अलग इंपॉर्टेंस आप सीख पाए? क्या हेल्थगिरी अगर हम आज कर रहे हैं तो इस साल ने बहुत कुछ हमसे छीनते हुए काफी कुछ हमें सिखाया भी? जी, हर चीज की अपनी एक अच्छी साइड और एक बुरी साइड तो होती है। एवरीथिंग हैज इट्स बैड साइड्स एंड गुड साइड्स। तो एक बात है कि सबसे पहले ये कोरोना जो मैं मार्च महीने से घर पे हूँ, एक बात तो मैंने बहुत ज़रूरी सीखा कि अगर म्यूज़िक मेरी ज़िंदगी में नहीं होता तो ये महीना ये इतने सारे महीना मुझे काटने में बहुत तकलीफ होती। म्यूज़िक हैज़ बीन द मेन स्टे। तो मेरे हिसाब से नंबर 1 तो मैं संगीत के बारे में सीखी हूँ। पहले साधना करना, गाना वो अलग बात है, पर कंपेनियनशिप और अकेले रहने टाइम पर, अब जब घर पे अकेले से हैं, कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मायने रखा है, दैट्स म्यूज़िक। एक तो ये है। और बहुत डरी हुई हूँ इसलिए बाहर नहीं जाती, क्योंकि कॉन्सर्ट्स करना, कुछ कभी शूट्स में जाना, ये सब बंद कर रखा है नेचुरली। लेकिन एक बात है कि जो भी आर्टिस्ट हैं, सिंगर स्पेशली, हमेशा अपने गले के बारे में घबराते रहते हैं कि ये खाने से ये होगा, वो खाने। पर ये 6 महीने में घर पे रह के मुझे जो जो खाना है मैंने सब चीज़ें खाई। पर मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं ठंडा, मतलब आइसक्रीम खाने के बाद भी मैं गा सकती हूँ। ये 6 महीने में आपको ये बता सकती हूँ कि कुछ भी खाकर मैंने उसके बाद बैठ के अपनी थोड़ी देर 15-20 मिनट थोड़ा वार्म अप किया, फिर जो गाना है वो मैंने गाया। इसलिए कोई भी चीज़ आप अगर विद इन लिमिट्स करें, जो भी चीज़ खाएं आप विद इन लिमिट्स खाएं, तो इट्स ओके, इवन फॉर एन आर्टिस्ट, इवन फॉर अ सिंगर। ये 6 महीने में ये 2 सबक मिले। और तीसरा सबक ये है कि खुद माइक लगाना और खुद गाना, खुद लैपटॉप थोड़ा यूज करके उसमें गाना, ये भी मैंने थोड़ा सीख लिया है। तो दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ आत्मनिर्भर भी हो गई कविता जी आप। हाँ जी, कैन यू हियर मी? मतलब आप आत्मनिर्भर भी हो गए। जी जी, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, जिसके लिए आज पूरे देश में आवाज उठ रही है। लेकिन हेल्थगिरी की बात है, हेल्थ के साथ साथ हम आपकी संगीतगिरी की भी बात करेंगे, क्योंकि कविता कृष्णमूर्ति से हम बात कर रहे हो और उनके संगीत के बारे में बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है। और जैसे आपने कहा कि घर में बैठ के गाना नहीं होता, गीत नहीं होता, संगीत नहीं होता, तो ये समय बड़ा मुश्किल होता। और बहुत सारे लोग जो खुद नहीं गा सकते हैं, वो भी गानों के जरिए ही, सुरों के साथ ही उन्होंने ये समय अपना बिताया है। तो मैं आपको जरा समय में पीछे ले जाकर उस दौर में ले चलना चाहूंगी, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कविता जी जो एक तो होता है आपसे परिचय कि आपके गाने सुने लोगों ने, लेकिन एक होता है आपके बारे में वो सारी चीजें। ये बताया जाता है कि आपका पहला जो सपना था वो एक सिंगर बनना नहीं था। क्या आप सचमुच में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या मेरा ख्याल है आईएफएस बनना चाहती थी? जी हाँ, इसलिए कि मेरे पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में थे और मेरी मतलब परवरिश दिल्ली में हुई है। मैं वहाँ जीसस एंड मैरी में पढ़ती थी और गाना भी सीखती थी, लेकिन बॉलीवुड के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, तो बॉलीवुड सिंगर बनना तो मेरे लिए बहुत दूर था। मैंने ये सोचा कि मेरे जो फ्रेंड्स सर्कल में सब ये सोचे कि कॉलेज पढ़ लेंगे, फिर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स, और मुझे आईएफएस का था क्योंकि मुझे घूमने का शौक था। तो मैं मेरी इमेच्योरिटी में यही सोचती कि मेरी कोई एग्जॉटिक पोस्टिंग कोई अच्छे देश में मिल जाएगी एंड आई विल हैव फन। तो फॉर दैट रीजन मैंने कहा चलो आई विल बी एन आईएफएस ऑफिसर।
इतना ही मालूम था. आई डिडंट हैव द मैच्योरिटी टू सी व्हाट एन आईएफएस ऑफिसर रिक्वायर्स, ये सब नहीं. हाँ, कॉलेज करना है, आईएफएस एग्जाम्स पास करने हैं और आई हैव टू गेट इनटू आईएफएस. दैट वाज अ ड्रीम. पर नाइन फिर उसके बाद लेकिन जब उस समय भी आप आइडलाइज करती होंगी कुछ सिंगर्स को, कुछ गाने होते होंगे, क्योंकि आपकी आवाज इतनी मीठी है कि फॉर्मल ट्रेनिंग तो बाद की बात है. मुझे लगता है कि आपके दोस्त ही आपसे बहुत फरमाइश करते होंगे कि अरे कविता नहीं, उस समय तो शारदा शायद, कि वो जी गाना जी सुना दो जरा. एक्चुअली उस टाइम इतना नहीं होता था वहाँ पे. मेरे फ्रेंड्स ने कभी, उनको ज़्यादा इल्म नहीं था कि मैं गाती हूँ, पर मैं ऑल इंडिया रेडियो में गाती थी. कभी एक आध इंटर मिनिस्ट्री कॉम्पिटिशन हो जाता था. कालीबाड़ी में रविंद्र संगीत का कंपटीशन हो जाता था, तो वहाँ कुछ प्राइजेस मिल जाते थे. पर ये मेरा म्यूजिक मेरे फैमिली और बहुत क्लोज लोगों तक सीमित था. लेकिन एक तो था कि मुझे इतना भी मालूम है कि जब भी मैं बाहर पिट्ठू खेलती थी या कुछ भी खेलती थी, अगर लता जी का कोई अच्छा गाना आ जाए या मन्ना डे अंकल का कोई अच्छा गाना आ जाए, तो वो पिट्ठू पिट्ठू मेरा बंद हो जाता था. मैं दौड़ती थी वो रेडियो के पास, और जैसे अल्लाह तेरो नाम आया है या प्रभु तेरो नाम आया है या पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, तो बस वो रेडियो के पास आके वो कोशिश करती थी कि वो उस टाइम तो कविता जी, गाना अगर लिखना इनमें पड़ता से था ना. कोई भी एक गीत आप गुनगुना सकें आज. हे भगवान. अच्छा. अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम. आपको अपने करियर के स्टार्टिंग में संघर्ष करना पड़ा था कविता जी, जब ऐसी भी सुनने में आता था कि जो गाने आशा जी को या लता जी को गाने होते थे वो आप रिकॉर्ड करती थी. क्या है ये पूरी कहानी? नहीं, वो था, इसको कहते हैं डबिंग. प्रोफेशनली इट्स डबिंग. मतलब लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के यहाँ लेट 78-79 में मैं जाती थी, और लता जी शूटिंग में नहीं आ पाती थी, तो मतलब रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो गाना एक्ट्रेस को शूट करना होता था, इसलिए मेरी वॉइस में वो गाना रिकॉर्ड हो जाता था. और मुझे पता था कि मैं गा रही हूँ, उसके बाद फाइनली जब एल्बम निकलेगा वो लता जी के वॉइस में निकलेगी. मैं सिर्फ शूटिंग के लिए वो गाना गा रही हूँ. पर क्या हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारलाल जी के उस पर दौरान सारे गाने मैं गाती थी, तो मुझे इतना अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, क्योंकि मैं गाने के बाद लता जी वो गाना गाती थी, तो मैं डिफरेंस देखती थी कि कैसे उन्होंने ये जगह गाया, कैसे ये लाइन उन्होंने गाया. ऐसे करते करते इट वाज अ वेरी ब्यूटिफुल लर्निंग ग्राउंड फॉर मी. आई वोंट कॉल इट अ स्ट्रगल, आई थिंक इट वाज अ स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मी, जहाँ पे महबूब स्टूडियो जाना, गाना सीखना, 100 म्यूजिशियंस के साथ, लाइव म्यूजिशियंस के साथ गाना. और उस जमाने में गाना एक साथ गाना पड़ता था, कोई मतलब अगर गलती मेरे से हो जाए तो पूरा गाना वापस गाओ, ये नहीं कि 2 लाइन गाए. तो एक बहुत अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड मुझे मिला. वो स्ट्रगल तो कह ही नहीं सकती, वो कभी मेरा बुरा नहीं बहुत लगता था कि सुहाना. ये गाना तो मैंने बड़ा अच्छा गाया था लेकिन ये रिप्लेस हो नहीं नहीं जाएगा नहीं आगे चल के? नहीं जी, कभी ऑनेस्टली कभी नहीं बुरा नहीं नहीं लगा? नहीं. मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं, उस टाइम से जब से मैंने होश होश संभाला और फिल्म क्या होता है समझा, तब से लता जी तो मेरी गुरु रही हैं. तो गुरु के साथ कौन सा कंपटीशन होता है जी, गुरु तो गुरु होता है ना. तो मैं तो बहुत खुश थी कि मैं उनके गाने गा रही हूँ, बिकॉज आई लर्न सो मच फ्रॉम देयर. और लक्ष्मी जी भी हमारे गुरु के स्थान में थे. तो उस टाइम मेरा खुद का एम्बिशन ये नहीं था कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊं. लता जी के मुकाबले तो मैं सोच ही नहीं सकती. लता जी तो गुरु स्थान में है, मुकाबला कहाँ से होगा, गुरु के साथ कोई मुकाबला करता है? आप बताइए मुझे, वाह, सवाल ही नहीं उठता. सही बात है, सही बात है जी. संगीत के साथ संस्कार भी उतने ही अहम होते हैं, इसीलिए ये बात तो सचमुच में लता जी भी आज सुनेंगी तो उतनी ही प्रसन्न होंगी इन सारी बातों को सुनकर. लेकिन कविता जी, जब 80 का दशक आया, 85, फिर 87, और वो टर्न अराउंड गाने जो जब लोगों ने सुने, तो उसके बाद कविता कृष्णमूर्ति को पहचाना, वो समय कैसे याद करती हैं? वो हवा हवाई वाला दौर. हाँ, हवा हवाई भी एक्चुअली मेरा डबिंग ही था. मुझे बताया गया था कि ये गाना श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें आप ये गाना गाएंगी. पर गाना बाद में शायद आशा भोसले जी हो या उषा उत्तम जी, पता नहीं किससे डब करवाने वाले थे वो गाना. पर मुझे बताया गया कि ये आपकी आवाज में नहीं रहेगी. लेकिन मैं मजाक के तौर से ची हुआ हुआ हलकी पिकी लग सब करके ये गाना गाकर मैं घर चली गई. अपने जो मुझे पैसे मिलते हैं वो लेकर घर चली गई मैं. मुझे क्या मालूम कि एक 6-8 महीने के बाद लक्ष्मी जी के यहाँ से फोन आएगा और बोलेंगे मुबारक हो, ये गाना आपकी आवाज में हम रख रहे हैं. और रखा उन्होंने, और मैंने ये भी अच्छा. कहा कि इसमें मैंने एक लाइन गलत गाया उसमें.
तो मैं क्या उसको वापस ठीक कर दूं? वो बोले वापस आप ऐसे गा ही नहीं सकेंगी, और दूसरी बात अगर वो गलत गाए, वो श्रीदेवी जी ने ऐसा निभाया है कि वो गलत ही सही हो चुका है उसमें। वो कौन सी लाइन थी कविता जी? उसमें मैंने एक लाइन कहा, जानू जो तुमने बात छुपाई, पर पहली बार आप सुन लीजिए, मैंने कहा जीनू जो तुमने बात छुपाई। किसी ने नोटिस नहीं किया अच्छा। क्योंकि उसमें इतने सारे नॉनसेंसिकल वर्ड्स हैं। एवरीथिंग साउंडेड वेरी लॉजिकल इन दैट सॉन्ग। कविता जी, जब हम ये हेल्थ गिरी करते हैं तो एक तरह से सुरों के साथ एक बेटन थमाते जाते हैं आगे आगे। तो अगर हम बीच बीच में आपकी सारी बातों के साथ हम कुछ फरमाइश भी आपसे करें तो प्लीज आप बुरा मत माने। इसीलिए हवा हवाई का आपने इतना जिक्र कर दिया है, और वो शुरुआत का के जो शब्द है, मुझे लगता है कि सब अपने अपने हिसाब से उसे गाते हैं। उससे लेना देना नहीं कि कैसे सुर मिल रहे हैं या नहीं, सुरों के लिए तो कविता जी हैं। लेकिन वो इतना सुपर हिट हुआ था कि आज भी देखिए रिमिक्सेस उसके बनते हैं। अगर आप वो गुनगुना सकें हमारे लिए। ची हुआ हुआ हनुलुलु लुलुलु हनुलुलु हिंगबिकी हांगकांग किंग कॉन्ग आई सिलुसी सिलुसी हसितुसी लसिपिसी मोम्बासा पिंग पोंग Buck chicky lucky chicky lucky choo. The rup chicky lucky chicky lucky choo. Buck chicky lucky chicky lucky choo. The rup chicky lucky choo. यही था। वाह वाह। आप में अपने अपने आप में आपको ये मस्ती ज्यादा महसूस होती है, या फिर हम कहें कि 1942 लव स्टोरी, या फिर हम दिल दे चुके सनम में जो संजीदगी जो आवाज में नजर आती है, आपके अंदर क्या चीज ज्यादा है, वो शैतानी या वो सीरियसनेस? एक्चुअली मैं आइटम सॉन्ग की सिंगर्स थी नहीं, बहुत डरपोक थी और बहुत चुपचाप आके स्टूडियो में खड़ी रहती थी। और 100 म्यूजिशियंस में 90 म्यूजिशियंस तो आदमी होते थे, 95 म्यूजिशियंस तो दे वर ऑल मेन। तो मैं बहुत घबराती थी, आई यूज्ड टू बी फील वेरी शाय। तो ये हवा हवाई गाने के बाद ही मैं आइटम सॉन्ग्स की क्वीन बन गई। उसके बाद मैंने जुम्मा चुम्मा गाया, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मेरा पिया घर पर। एक्चुअली आई प्रेफर सिंगिंग हम दिल दे चुके सनम एंड दिल ने कहा चुपके से। वो ठंडे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, बचपन से ठंडे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपने बताया कि मैं अपना पेमेंट लेकर चली गई। अगर हम पूछ सकें आपसे कि वो डबिंग आर्टिस्ट को कितना पेमेंट मिलता था, और उसके बाद जब कविता कृष्णमूर्ति सुपरस्टार बनी, बड़ी बड़ी हीरोइनों की आवाज सचमुच में बनी, तो कितना डिफरेंस आया था? फ्रॉम मे बी 10-15% to 100% जो पेमेंट है, तो उस टाइम मुझे जो मिलता था, it would have been 15 to 18% of what I got as a successful playback singer. अच्छा। तो पैसा उस टाइम एक्चुअली पैसा का पूरा, देखिए उस टाइम मैं पैसे सोचती नहीं थी, क्योंकि यहाँ मैं डबिंग कर रही हूँ, वहाँ मैं जिंगल गा रही हूँ, वहाँ गुजराती गाना भी गा रही हूँ किसी के यहाँ, कहीं श्लोक गा रही हूँ, और कहीं प्रोग्राम्स कर रही हूँ, मन्ना डे अंकल के साथ जा रही हूँ। तो लाइफ वाज बिजी। कौन पैसे के बारे में, आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सिंगर्स होते हैं या आर्टिस्ट होते हैं, पैसे के बारे में कहाँ सोचते हैं। वो तो उनको गाना ही है, वो आप गाते ही रहो, उनको गवाते ही रहो, गाते ही रहेंगे, पैसा आएगा जाएगा। नो, मेरी जिंदगी में अभी तक मैंने कोई सिंगर नहीं देखा, या मन्ना दा हो जिनके साथ मैंने काम किया, हेमंत कुमार जी हो या मुकेश जी हो, इन सबके साथ मैं गा चुकी हूँ। किसी के साथ मैंने कोई पैसे की अटैचमेंट नहीं देखा है। प्रोग्राम किया है, ऑर्गेनाइजर पैसे लेके भाग भी गया है। मन्ना दा के साथ ऐसे भी हुआ कि ऑर्गेनाइजर पैसे लेके भाग गया, और मन्ना दा बेचारे अपने पॉकेट से, जेब से मुझे पैसे निकाल के दे रहे हैं, और मैं कह रही हूँ दादा आपको पैसे नहीं मिले, आप मुझे क्यों दे रहे? बोले नहीं, तुमने मेरे लिए काम किया, ये शो किया, मेरा फर्ज होता है मेरे सारे आर्टिस्टों को मैं पैसा दूं। मुझे पैसा नहीं मिले कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेरे को तसल्ली रहेगी तुम लोगों का पैसा मैंने नहीं मारा। तो आर्टिस्टों के को ना पैसे से बहुत लगाव नहीं होता मेरे हिसाब से। जी, पैसों से नहीं, सुरों से लगाव जो होता है ना, वो आपकी संगीत में सुनाई दे जाता है। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे आत्मा से निकल रही है ये आवाज। कविता जी, आपका अपना कौन सा वो गाना है जो आप सबसे ज्यादा गुनगुनाती हैं अपने फ्री टाइम में, आपकी जुबान पर चढ़ा रहता हो या समय के साथ बदलते रहता है? एक्चुअली लव स्टोरी 1942 वही गाना है जो मैं रोज एक बार गा सकती हूँ, और मुझे आज तक इतने साल हो गए, मैंने 93 94 में वो गाना रिकॉर्ड किया है, 93 में।
आज तक मैं कभी बोर्डम नहीं फील करती उस गाने के अल्फाज जिस तरह जावेद साहब ने लिखा है और जिस तरह पंचम दा ने संगीत उसका मतलब कंपोज किया है, कभी वो और हवा हवा, ये दो गाने हैं जो मैं रोज गा सकती हूँ। आई नेवर फील बोर्ड सिंगिंग दीज सॉन्ग्स। अगर आप एक बार, अगर आज गाया नहीं है आपने ये वाला गाना, तो अभी गा लीजिए कविता जी। हे भगवान। आपने मेरे को, मेरा तो अच्छा मतलब परीक्षा ले रहे हैं आज आप। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नए लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से। क्या बात है, क्या बात है। और आपको जब प्यार हुआ, फिर शादी हुई, हमने देखा कविता कृष्णमूर्ति मेन स्ट्रीम को से थोड़ा सा अलग हटकर थोड़ा फ्यूजन म्यूजिक की तरफ भी बढ़ने लगी। ये एक कॉन्शियस आपका डिसीजन था, या आप हमेशा से चाहती थी और उस समय आपको वक्त मिला इसके लिए? मैं ये कहूँगी कि मुझे वक्त मिला बाकी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि बाय द टाइम मैं शादी होके फिर बैंगलोर शिफ्ट हो गई, म्यूजिक सिनारियो भी चेंज हो गया और नए नए बहुत सारे सिंगर्स भी आ चुके थे और आस्ते आस्ते मेरे जनरेशन के सिंगर्स का एक्चुअली बोल दूँ काम कम होने लगा और सिस्टम भी चेंज हो गया। तो उसके बाद मैं एक क्लासिकल म्यूजिशियन के साथ मेरी शादी हुई, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। तो वो पूरे इंटरनेशनली फ्यूजन करते थे, फिर बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा के साथ काम करते थे। तो मेरे वॉइस के लिए उन्होंने ऑर्केस्ट्रल पीसेस लिखे, जैसे रिसेंटली लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने भारत सिम्फनी गाया, डेडिकेटेड टू इंडिया, 72nd बर्थडे ऑफ इंडिया। तो ऐसे ऐसे अलग अलग गाने का मुझे मौका मिला। तो मुझे तो अपना म्यूजिक जिंदा रखना ही था। सिर्फ फिल्म म्यूजिक पे तो मेरा लाइफ करियर नहीं जा सकता है। अगर फिल्म म्यूजिक आस्ते आस्ते कम हो रहा है और मुझे जो गाने चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ये मुझे कहीं ना कहीं दूसरा दरवाजा खोलना तो अच्छा था कि इनके साथ रह के मुझे और भी बहुत ओपनिंग्स मिली। और अब जाके मैं ये कह सकती हूँ कि आई एम रियली एंजॉइंग लाइफ, क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के लोगों के साथ गा रही हूँ। फ्यूजन आर्टिस्ट हो, जैज आर्टिस्ट हो, ऑर्केस्ट्रा हो। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए, जैसे उनके साथ अभी रिसेंटली वंदे मातरम किया था, उसके पहले वसुधैव कुटुंबकम किया, तो पंडित जसराज जी के साथ भी गाने को मौका मिला। अभी वैष्णव जनतो कर रहे हैं अक्टूबर 2 के लिए, जिसमें पंडित जसराज जी की ऑलरेडी लाइंस गा चुके थे वो। तो कुछ अच्छे क्लासिकल आर्टिस्ट और अलग अलग इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ गाने का मौका मिला। आई एम ट्राइंग टू कीप माई म्यूजिक अलाइव, क्योंकि म्यूजिक के बगैर मेरी जिंदगी बहुत सूना हो जाएगा। और मेरे पूरे परिवार में मेरे बच्चे भी म्यूजिक में हैं, मेरे हस्बैंड भी म्यूजिक में है, तो हम लोग का ना एक म्यूजिक की वजह से एक बॉन्डिंग है। हम एक साथ, जैसे बोलते हैं ना, फैमिली दैट प्रेज और फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। हमारे यहाँ फैमिली विच स्पेंड्स टाइम टुगेदर इन म्यूजिक स्टेज टुगेदर, ऐसा ही है हम लोग का। तो आई थिंक दिस म्यूजिक दैट्स कीपिंग मी गोइंग। तो आज फिल्म सॉन्ग्स है, कल ये है वो है, ऐसे मैं सोचती नहीं हूँ। जो काम मुझे मिल रहा है, अगर सेमी क्लासिकल भी है, मेरे बियॉन्ड है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर तरह का काम करूँ, ताकि आई कीप माई सेल्फ मेंटली गोइंग, स्टिम्युलेटिंग, और एक स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक हमेशा रहूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं हमेशा एक स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक रहूँ, क्योंकि संगीत तो इस जन्म में पूरा मैं सीख नहीं सकती, पूरा मैं इसे गा नहीं सकती जिस तरह से मैं चाहती हूँ। उसके लिए और एक जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इस जन्म में जितना हो सकता है उतना करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। वाह कविता जी, कोरोना ने बहुत चीजों को बदल दिया है। आपको लगता है म्यूजिक इंडस्ट्री किसी भी तरीके से बदल रही है? जैसे रिकॉर्डिंग तो हम समझ सकते हैं कि फिर भी उसके प्राइवेट स्पेसेस हो सकते हैं, सैनिटाइज्ड स्पेसेस हो सकते हैं, लेकिन उसका क्या जो स्टेज परफॉर्मेंस और लाइव ऑडियंस, ये चीजें बदल चुकी हैं आज। जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आर्टिस्ट बहुत तकलीफ में है। हमारे सिंगर्स बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो रेंट पे करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि एक फिल्म गाना गाकर वो पैसे से अपना घर नहीं चला सकते। घर तो अपने शो कॉन्सर्ट से चलता है, और डिजिटल कॉन्सर्ट्स में कोई पैसा है ही नहीं, और ना इतने सारे डिजिटल कॉन्सर्ट्स किसी को मिलता भी है, मिलता है तो बहुत कम पैसे में। तो ज़िंदगी बहुत तकलीफ में है। हम यही कोशिश कर रहे हैं, अगर सिंगर्स को थोड़ी बहुत रॉयल्टीज मिल जाए जो उन्होंने काम किया हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया है कि सिंगर्स एसोसिएशन, सिंगर्स को रॉयल्टीज मिलना चाहिए।
तो ऑन दिस बेसिस अगर सिंगर्स को ये टाइम, इस तकलीफ के टाइम अगर सिंगर्स को रॉयल्टी मिल जाए, तो मेरे कुछ यंगस्टर्स जो बच्चे हैं जो आज आए हैं उनके पास ज़्यादा पैसे, मेरी तो ज़िंदगी कट जाएगी, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। पर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत तकलीफ में हैं। तो मेरे जनरेशन के भी कुछ आर्टिस्ट हैं जिनके पास काम नहीं है। तो अगर इस टाइम रॉयल्टीज़ मिल जाए सिंगर्स को गवर्नमेंट एजेंसी से, या गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम ऐसे सोचे कि चलो ये आर्टिस्ट इतने साल इतना इन्होंने इनकम टैक्स भरा है, तो ये 1.5 साल के लिए उनके इनकम टैक्स से हम कुछ रिफंड्स उनको दे दें, ताकि ये 1.5 साल उनकी चले, क्योंकि कॉन्सर्ट्स नहीं है किसी के पास। और सवाल ही नहीं उठता कि कोई जैसे मैं बाहर जाके कॉन्सर्ट करूंगी, सोच भी नहीं सकती, इट्स पुटिंग माई सेल्फ एट रिस्क। ऐसे ही सब सारे सिंगर्स की यही हालत है। तो मैं तो अपने स्टैंडर्ड ऑफ सिंगर्स के बारे में नहीं कह रही हूँ, हमने अचीव कर लिया, थोड़ी बहुत हमारी जिंदगी कट जाएगी, पर ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो तकलीफ में हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग उठें और सुनिए, कोई भी तकलीफ हो इस देश में, तो सिंगर्स हो या ये परफॉर्मर्स हैं, जो भी परफॉर्मर्स हैं, परफॉर्म करके फंड रेज करते हैं देश के लिए, वॉर के फंड हो या ये कैंसर चैरिटी हो। तो ये चैरिटी फंड्स में ये कॉन्सर्ट से बहुत पैसा लोग कमाते हैं और वो चैरिटी के लिए जाता है। और आज आर्टिस्टों की जो तकलीफ है, मैं यही दरखास्त करूंगी लोगों से कि आर्टिस्ट के बारे में सोचें और उनके लिए कोई फंड रेज करें, बिकॉज एवरी आर्टिस्ट नीड्स मनी। जो हमारे कीबोर्ड बजाते हैं, जो घटम बजाते हैं, जो तबला बजाते हैं, जो सितार बजा रहे हैं, जो नादस्वरम बजा रहे हैं, जो शहनाई बजा रहे हैं, सारे लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं, सबके लिए बहुत तकलीफ है ये टाइम। तो प्लीज़ आर्टिस्ट के बारे में सोचें, और अगर उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं तो इट विल बी अमेजिंग, बिकॉज आर्टिस्ट कभी मांगते नहीं है, लेकिन ये ऐसा वक्त आ गया कि आर्टिस्टों को मांगना पड़ रहा है। वाकई वाकई ये बहुत ही कठिन समय। और हेल्थ अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ जो फिजिकल हेल्थ है उसकी बात नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल हेल्थ की बहुत बड़ी संकट है कविता जी, सचमुच में। और इसीलिए सब इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पूरा जो ये जो पूरा प्रॉब्लम है, ये जो पूरा कोरोना है, ये जल्दी वैक्सीन आए और चीजें नॉर्मल हो। लेकिन आपका दिल कहता है कि चीजें जल्दी नॉर्मल। जी नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अभी कॉन्सर्ट होगा भी ना, सपोजिंग ऑडिटोरियम खुल भी जाता है दिसंबर में, लोग इतना आएंगे नहीं, डर के मारे। बहुत सारे जो ओल्डर जनरेशन है वो तो आएगी नहीं प्रोग्राम सुनने के लिए। तो अगर 1000 के हॉल में अगर 200 लोग बैठे या 150 बैठे, कैसे ऑर्गेनाइजर का भी खर्चा कैसे पूरा होगा? तो कॉन्सर्ट होने का भी सवाल मुश्किल है। ये साल तो छोड़िए, मुझे लगता है फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ नेक्स्ट ईयर भी निकल जाएगा पूरा फुल फ्लेज्ड कॉन्सर्ट होने में। दैट्स माय फीलिंग। कविता जी, इसी सब के बीच बहुत सारी बुरी खबरें भी ये साल लेकर आया, और उसमें एसपी बालासुब्रमण्यम जी को हमने गंवाया। कैसे कैसे याद करती हैं उनको आज आप? देखिए, अभी तक ये शौक हम सिंगरों को, मतलब अभी तक ये शौक है, इससे हम निकल नहीं सके। रोज बहुत तकलीफ हो रही है उनके बारे में सुनकर, क्योंकि रिसेंटली वन ऑफ द लास्ट प्रोजेक्ट्स ही डिड वाज वंदे मातरम, जो हमारे लिए गाए, मेरे हस्बैंड के लिए गाए। तो इतना वो उस टाइम हैदराबाद में थे, वो वहाँ उन्होंने शूट करके हमें भेजा कि मैं हैदराबाद में हूँ, और मैं आज सोचती हूँ कि वो घर से क्यों बाहर निकले। तो बहुत सारे सिंगर्स लाइफ में हम मीट करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको बोलते हैं ना कि थारो जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन, और काइंड टू एवरीबडी, काइंड टू जूनियर आर्टिस्ट, काइंड टू सीनियर आर्टिस्ट ऑफ कोर्स, काइंड टू वो लड़का जो चाय लेके आता है, काइंड टू हिम, काइंड टू एवरीबडी। इस तरह के इंसान थे वो। ही वाज सो नाइस, सच अ परफेक्ट जेंटलमैन। और मेरी ऐसे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, मैं सोच नहीं सकती इतना अच्छा इंसान है वो। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत बड़े इंसान हैं। सो इट्स अ ग्रेट लॉस। बड़े इंसान और ग्रेट लॉस। बहुत खुशकिस्मती है कम से कम हम जैसे लोगों की कि उस दौर में रहे जब एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज को हम सुन पाए, अलग अलग भाषाओं में सुन पाए, सचमुच में। लेकिन कविता जी, इस सत्र को, इस सेशन को अंत करते हुए मैं चाहूंगी, चूंकि हम हेल्थ गिरी की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घरों में बैठे भी परेशान हुए, बहुत सारे लोगों ने कुछ अच्छा सीखा। कई लोग हैं जो कोरोना को बहुत इजीली लेने लगे हैं, उनको लगता है कोई बात नहीं, अगर है भी तो क्या होना है, थोड़ी लापरवाही बरतने लगते हैं। आप क्या उनको संदेश देना चाहेंगी हमारे इस सेशन के जरिए? मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को कोरोना दिख नहीं रहा है, पर आप तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे लोग गुजर रहे हैं। और ये सिर्फ गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास लोग, ऐसे नहीं, इट इज अफेक्टिंग एवरीबडी। तो अगर कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, प्लीज उसको फॉलो करें आप।
मतलब मैं तो ये कहूँगी अगर जो सीनियर सिटीजन है ना निकले तो बेटर है, और अगर बच्चों को काम से निकलना है, लेकिन जैसे मेरा बेटा सर्जन है, उसको तो हॉस्पिटल जाना ही है, लेकिन वो पूरी जो तैयार, उनको पीपीटी जो भी पहनते हैं वो लोग, पर ये जो है कि मास्क जो पहनना और वो डिस्टेंस रखना, या अपने घर के जो नॉब्स हैं, कोई आ रहा जा रहा है तो नॉब्स को स्टेरिलाइज करके क्लीन करना, ये सब बहुत बार हैंड वॉश करना, ये कोई मजाक नहीं, दिस इज द ट्रूथ, और इसे करना ही पड़ेगा अगर आप इसको, क्योंकि अब तो मेरे नेबरहुड में भी हो चुका है, यू नो, तो इतना पास लोगों को हो रहा है, आई लॉस्ट सम क्लोज फ्रेंड्स विद इन दिस एरिया, तो जब हो रहा है तो दिस इज द ट्रूथ, तो इसको प्लीज मजाक होके नहीं ले, ये इज अ वेरी सीरियस मैटर, और अगर आप अपने पेरेंट्स को केयरफुल रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, तो यू हैव टू मास्क योरसेल्फ, यू हैव टू कीप अ डिस्टेंस, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स, यू हैव टू स्टेरिलाइज द नॉब्स एंड एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और एक तो अपनी सेहत होती है, वही जैसे हमने कहा फिजिकल, और दूसरी चीज जो दिमागी सेहत, यानी कि इतना भी ज्यादा मत डर जाइए कि आप नेगेटिव सोचने लगे। और इसीलिए कविता जी, सेशन अंत करते हुए आपको शुक्रिया अदा करने के साथ मैं चाहूंगी कि एक जो आपका वो गाना है जिससे लोग अपने एक तरह से कहें अपने आप को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आज मैं ऊपर, अगर आप उसके साथ अंत कर सकें। ठीक है, जरूर। आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी के उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर, आसमां नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए कविता जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।